Hello, good morning, students. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Now, let's see. Today, we will do chapter number 15, class 12th, balance of payment. This is very important chapter for PhD class and preparation for STAT, MPTET, UPTET, DSSB. यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है और 12th के लिए तो ये है ही. ठीक है भाई. तो लेट्स स्टार्ट. इसमें देखो क्या क्या पॉइंट पढ़ने में. फर्स्ट पॉइंट देखिए, भुगतान शेष किसे कहते हैं, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या डिफरेंस है, चालू खाता, पूंजीगत खाता, भुगतान शेष की मध्य संरचना, और इसमें असंतुलन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण. ठीक है, तो लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जिसमें भुगतान एवं प्राप्तियां दोनों चीज़ इक्वल होती है. मतलब कि भुगतान से इसका संबंध किसी देश के विश्व के साथ सभी आर्थिक लेन देन के लेखांकन रिकॉर्ड से है. विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन के लेखांकन के रिकॉर्ड से है. भुगतान शेष इन्हीं प्राप्तियों भुगतानों का विवरण होता है. डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू किंडलबर्गर, एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों विदेशों में किए गए सभी आर्थिक लेन देन या सौदे का क्रमबद्ध लेखा है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भुगतान शेष उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के सामान्य निवासियों एवं शेष संसार के मध्य एक निश्चित समय में किया जाता है. The balance of payment is a summary record of all economic transactions between resident of one country and the rest of the world during a given period of time. ठीक है, भुगतान शेष क्या है, संक्षेप में एक निश्चित अवधि के लिए एक देश का विश्व के साथ सभी आर्थिक लेन देन का समुचित रिकॉर्ड है. ये तो हुई भी डेफिनेशन और मीनिंग. अब देखो, इसमें आता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन BOP, भुगतान शेष के आर्थिक सौदे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के आर्थिक सौदे, ट्रांजैक्शन इन BOP. फर्स्ट है इसमें विजिबल आइटम और सेकंड है इनविजिबल आइटम और इसमें कैपिटल ट्रांसफर. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है. अभी विजिबल और इनविजिबल आइटम्स में से एग्जांपल दे जाते हैं. इसमें पूछ लेते हैं कि कौन सी, जैसे देंगे एग्जांपल, सपोज करो जहाज रानी किस में शामिल होती है, इनविजिबल में, विजिबल में. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो इनमें आयात निर्यात की जाने वाली सभी प्रकार की भौतिक फिजिकल गुड शामिल होती हैं. इन्हें दृश्य किया जा सकता है, इसलिए दृश्य में कहा जाता है, क्योंकि किसी पदार्थ की बनी होती हैं. फिजिकल गुड्स को शामिल किया जाता है विजिबल आइटम में. अब इनविजिबल में देखिए, इनमें सभी प्रकार की वे सेवाएं शामिल की जाती हैं. इन्हें अदृश्य इस कारण कहा जाता है क्योंकि ये सेवाएं जहाज रानी किसी पदार्थ की नहीं बनी होती हैं. थर्ड पॉइंट देखिए, कैपिटल ट्रांसफर्स, जिनका संबंध पूंजी की प्राप्ति और भुगतान से होता है. कैपिटल ट्रांसफर मतलब पूंजी के कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट. ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान से होता है. आर्थिक लेन देन, वे लेन देन जिनके कारण मूल्य का हस्तांतरण होता है. विदेशी लेन देन के संदर्भ में एक देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश के निवासियों के मूल्य का हस्तांतरण होता है जब ए देश बी देश, यानी कि ए कंट्री बी कंट्री को वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात करता है और ए कंट्री बी कंट्री ए कंट्री को निर्यात प्राप्तियों का हस्तांतरण किया जाता है. देशों के बीच मूल्य हस्तांतरण विदेशी विनिमय के रूप में किया जाता है, अर्थात विदेशी विनिमय के सभी भुगतान दिए और लिए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, संतुलित भुगतान शेष, जब किसी देश की कुल प्राप्ति और निर्यात, कुल लेनदारी एवं देनदारी, आयात बराबर हो, भुगतान संतुलन कहलाता है. यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट इज इक्वल टू हो तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके इक्वल है, रिसिप्ट और प्राप्तियां, रिसिप्ट और भुगतान, पेमेंट इज इक्वल टू 0 हो, बराबर हो. अनुकूल या बचत का शेष, भुगतान शेष, फेवरेबल ऑफ सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होता है, जब किसी देश की प्राप्ति और भुगतान के बराबर होने के लिए देश में सोने की प्राप्ति होती है और अल्पकालीन ऋण देना पड़ता है, तो भुगतान से प्राप्तियां अधिक होती हैं तो भुगतान शेष अनुकूल होता है. ठीक है, नॉर्मल सी बात है. जब हमारे पास प्राप्तियां अधिक होंगी किससे, भुगतान से, प्राप्ति और भुगतान का अंतर ज़्यादा होगा, यानी कि प्राप्तियां ज़्यादा होंगी, बैलेंस पेमेंट कम होगी, तो हमारा क्या होगा, बचत का भुगतान शेष कहलाएगा, फेवरेबल कहलाएगा. सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको हम कहते हैं. ठीक है, जब भुगतान से ज़्यादा प्राप्तियां होती हैं तो फेवरेबल यानी कि सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिकूल या भुगतान शेष, घाटे का कब होगा, जब भुगतान से अधिक होती हैं क्या, प्राप्तियां. ठीक है, प्राप्ति भुगतान से अधिक है, इसका अंतर धनात्मक है, ये हमारा अनुकूल था. ये प्रतिकूल देखिए,
भुगतान शेष तब घाटे का सौदा होता है जब किसी देश को अपनी प्राप्तियां एवं भुगतान के बराबर करने के लिए स्वर्णदान देना पड़ता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, घाटे का बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो अल्पकालीन ऋण लेने पड़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू रिसिप्ट माइनस पी लेस देन 0। ठीक है, इसमें रिसिप्ट कम होती हैं और पेमेंट ज़्यादा होती है, भुगतान ज़्यादा हो, इसलिए क्या होता है अनफेवरेबल और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट है वही। भुगतान शेष संतुलन में सरप्लस कब होता है और अनफेवरेबल या डेफिसिट कब होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप पढ़ लेना दोबारा से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, व्यापार शेष या भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या प्राप्तियों भुगतानों के संबंध में दो मुख्य धारणाएं हैं। फर्स्ट हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और सेकंड है बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड से तात्पर्य दृश्य भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य के अंतर से है। व्यापार शेष क्या है भाई, भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्य के अंतर शेष से है। व्यापार शेष धनात्मक या ऋणात्मक के निर्धारण में केवल दृश्य मदों पर ही विचार किया जाता है। स्पष्टतः इनमें तो अदृश्य मदों और न ही पूंजी अंतरणों को शामिल किया जाता है। तो व्यापार शेष देखिए छोटा सा है, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। ठीक है, निर्यात दृश्य मदों का होगा और तो आयात भी दृश्य मदों का ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना ही बैलेंस ऑफ ट्रेड में। यह जानने के लिए कि भुगतान शेष धनात्मक है ऋणात्मक सभी आर्थिक सौदों पर विचार किया जाता है, इसे दृश्य मद या अदृश्य मद या पूंजी अंतरण हो। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर हो। इस प्रकार भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश के विश्व के साथ आर्थिक सौदों का एक से अधिक व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें भी तीनों चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर को, सॉरी कैपिटल और ट्रांसफर को। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, व्यापार शेष और भुगतान शेष में डिफरेंस क्या है। भुगतान शेष जो है हमारा एक विस्तृत शब्द है, जबकि व्यापार इसके अंतर्गत व्यापार शेष इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन व्यापार शेष जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक संकुचित धारणा है भुगतान शेष की अपेक्षा। ठीक है, ये विस्तृत धारणा है, संकुचित धारणा है। व्यापार शेष में वस्तु एवं सेवाओं या दृश्य मदों के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत भुगतान शेष में सभी प्रकार की दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी देश का व्यापार शेष संतुलित या असंतुलित हो सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट सदैव संतुलित रहता है। इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों संतुलित रहता है। व्यापार शेष के प्रतिकूल होने पर उसके घाटे को भुगतान शेष द्वारा पूरा किया जाता है और भुगतान शेष के घाटे को व्यापार शेष द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। अब इसका रीजन ये है भाई, भुगतान शेष हमेशा जो है, इसने कहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ही संतुलित रहता है। क्यों रहता है, व्यापार शेष के प्रतिकूल होने पर उसके घाटे को भुगतान शेष द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, लेकिन भुगतान शेष के द्वारा उसके घाटे को पूरा कर दिया जाता है, इसलिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्वल रहता है, संतुलन में रहता है। लेकिन भुगतान शेष के घाटे को व्यापार शेष द्वारा पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये पहले ही संकुचित धारणा है, इसलिए हम इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा इससे पूरा नहीं कर सकते। इसमें डिफरेंस है भाई दोनों में। ठीक है, 5 देखिए, आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान शेष का अधिक महत्व है। विदेश व्यापार नीति बनाते इसमें भुगतान शेष कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। इससे ज्ञात है कि ये देश की मध्य दूसरे देश के दी जाने वाली देनदारियां अधिक हैं, तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार आदि नीतियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में देखिए, व्यापार शेष और भुगतान शेष में मुख्य अंतर क्या है। व्यापार शेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आंशिक लेखा है, पार्शियल रिकॉर्ड है, जबकि भुगतान शेष अंतर्राष्ट्रीय का पूर्ण यानी कि कंप्लीट रिकॉर्ड है। व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक अंश होता है। ये कह रहा है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है BOP का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसलिए वो एक संकुचित धारणा है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिए, चलो भाई नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा करंट अकाउंट, और हम पढ़ते हैं बैलेंस करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।